अब हम बात करते हैं चोला राजाओं का कॉन्टैक्ट विद साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना। भारत के राजाओं का जो कॉन्टैक्ट होना शुरू हुआ साउथ ईस्ट एशिया के साथ, ये 5th सेंचुरी बीसी से शुरू हो गया था। 5th सेंचुरी बीसी की बात हो रही है यहाँ पर, याद रखना, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में हमें पता लगता है। देयर रेफरेंसेस टू इंडियंस विजिटिंग सुवर्ण द्वीप, आइलैंड ऑफ गोल्ड, जिसको जावा आइलैंड माना जाता है, इन द जातक स्टोरीज, बुद्धिस्ट फेबल्स। शुरू में जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के साथ हमारा कांटेक्ट होना इंडियंस का शुरू हुआ, इसको रिसेंट आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स भी कंफर्म करती हैं, ठीक है। बड़े सारे पर्ल्स, ऑर्नामेंट्स ऑफ एजेट, कार्निलाइन, एजेट जानते हो ना, पत्थर है ये। ये ठीक है। कार्निलाइन कौन सा स्टोन होता है? रेड स्टोन। कार्निलाइन, ठीक है। सेमी प्रीशियस स्टोन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये चीज़ हमें कंफर्म हुई है, ये सब चीज़ें मिली हैं हमारे देश की फ्रॉम द कोस्टल साइड से, थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया। तो इनके मिलने के बाद आर्कियोलॉजिकल एविडेंस तो हमें 4 सेंचुरी और पीछे ले जाते हैं, और वो हमें ये बताते हैं कि 1st सेंचुरी बीसी से ही हमारा रिलेशन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ था। अगर हम लोग चाइनीज ट्रेडिशंस की तरफ झलक डालें, अगर अपने सोर्सेज को साइड करें, अपने आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस को साइड करें, तो सबसे पहला जो किंगडम था साउथ ईस्ट एशिया में, इट वॉज फाउंडेड एट फुनैन, कंबोडिया। ये चाइनीज आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट और उनकी टीम जो है, या चाइनीज ट्रेडिशंस हमें ये वाली चीज़ें बताते हैं। इन द 4th सेंचुरी सी, बाय अ ब्राह्मण नोन एज कौंडिन्या, कौंडिन्या, जो कि भारत से आया था एंड हैड मैरिड द लोकल प्रिंसेस। हाउएवर कॉन्टैक्ट विद साउथ ईस्ट एशिया इंक्रीज फ्रॉम 5th century CE onwards only. When inscriptions in the Sanskrit language, it started appearing in many areas. अपनी पीक पर पहुंचता है कॉन्टैक्ट बिटवीन 800 to 1300 सी, जब बड़े सारे राजा, उनकी जो डायनेस्टीज थी विद इंडियन नेम्स, इट इमर्ज ऑल ओवर साउथ ईस्ट एशिया। और ये देख लो, ब्रिटिशर्स की जिनके ऊपर नजर रहती थी, स्पाइस आइलैंड, क्या आता था यहाँ से? कौन सा पेपर? ब्लैक पेपर, विच वॉज कंसिडर्ड एज डैश गोल्ड इन ब्लैक यूरोप, गोल्ड। ब्लैक गोल्ड। बस बाकी रहने दो, वो हमें समझ में नहीं आएगा, नहीं हमारा हिस्ट्री ऑप्शनल है। और दो चीज़ें और, एक आपका ये जावा, ये बाली। अभी आप इतने ही रीजन के बारे में जानते हो क्योंकि, ठीक है। अब राइटर आपसे कह रहा है कि जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, भारत का जो व्यापार था वेस्टर्न एरियाज के साथ, इट डिक्लाइंड, और जो व्यापार था साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना के साथ, ये धीरे धीरे करके बढ़ने लगा। वेस्टर्न नेशंस याद है ना, ये जो जितने अरब ट्रेडर्स वगैरह थे, इनके साथ पूरा हाँ, व्यापार खत्म हो गया था। इन्फ्लुएंस ना हो जाए इंसान हाँ, इस्लाम से। और वो एक थ्योरी भी दी गई थी कि समुद्री रास्तों पे जाना नहीं है ना, धर्म टूट हाँ, जाएगा, धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र। इंडिया का जो कॉन्ट्रैक्ट था साउथ ईस्ट एशिया के साथ, इट वॉज लार्जली ऑन अकाउंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एंड द लीडरशिप इन दिस ट्रेड, इट वॉज टेकन बाय द किंगडम्स इन साउथ इंडिया एंड बंगाल। ऑब्वियसली बात है, जो पानी के किनारे रहते हैं, पानी के इलाकों के किनारे रहते हैं, और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ जितनी जल्दी बॉर्डर लग सके इंडिया का, तो वही रीजन्स, वही एम्पायर्स यहाँ पर इनके साथ व्यापार बढ़ाएंगे। और वो कैसे संभव है? दक्षिण भारत के एम्पायर और बंगाल रीजन, ऑब्वियसली बात है, नॉट अरेबियन सी वाली साइड, ठीक है। द चीफ पोर्ट बीइंग तम्रालिप्ति। भारत का जो फॉरेन ट्रेड हो रहा था इस एरिया में, जो उसकी ग्रोथ हो रही थी, इट वॉज बेस्ड ऑन ए स्ट्रॉन्ग नेवल ट्रेडिशन इंक्लूडिंग शिप बिल्डिंग एंड अ स्ट्रॉन्ग नेवी,
and the skill and enterprise of its traders. साउथ ईस्ट एशिया इट वॉज रिच इन, मतलब क्या क्या यहाँ से आता था और क्या क्या मिलता था यहाँ पर, कार्डमम, कार्डमम हम लोग को किससे कहते हैं, इलायची, इलायची, सैंडलवुड, ठीक है, चंदन की लकड़ी, कैम्फूर, कपूर, कपूर, वेरी गुड, कपूर, क्लोव्स क्या होता है, लौंग, 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 which formed important items of trade between India and West. जैसे ही रोमन एम्पायर डिक्लाइन होता है, चाइना इंडियन ओशन के अंदर मेन रीजन बन गया जहाँ से व्यापार करना काफ़ी प्रॉफिटेबल था हिंदुस्तानी रूलर्स को. मेन सी पोर्ट फॉर फॉरेन ट्रेड इन चाइना ड्यूरिंग दिस पीरियड वॉज कैंटन पोर्ट, ये जिसको कन्फू भी कहा जाता था, अरब ट्रेडर्स को कन्फू बोलते थे. चाइनीज अकाउंट्स हमें ये बताते हैं कैंटन रिवन वॉज फुल ऑफ शिप्स फ्रॉम इंडिया, पर्शियन, अरेबिया. कैंटन जो खुद भी था, इट वॉज अ थ्री कैंटन, इन कैंटन इटसेल्फ देयर वर 3 ब्राह्मण टेम्पल्स इन विच इंडियन ब्राह्मण्स रिसाइडेड. यानी कि देखिए कल्चरल कॉन्टेंट भी बढ़ रहा है. जो भारतीय मूल के जो लोग थे, उनकी जो प्रेजेंस थी चाइना सी के अंदर, ये हमें जापानीज रिकॉर्ड से भी पता लगती है, which gives the credit of introducing cotton into Japan. इस व्यापार की वजह से रुई जो थी वो जापान में इंट्रोड्यूस करी गई टू 2 इंडियंस हु वर कैरिड ओवर टू द कंट्री बाय द ब्लैक करेंट्स. मैंने आपको बताया था ना पहले, समुद्री रास्ते जो समुद्र से होते थे, कभी कभार किसी को जाना कहीं और है, वो पहुंच कहीं और गया, ठीक है. बड़े सारे जो इंडियन रूलर्स थे, पर्टिकुलरली द पाल रूलर्स एंड द सेना रूलर्स ऑफ बंगाल, द पल्लवास एंड द चोला रूलर्स ऑफ दक्षिण भारत, they encouraged trade relations by sending a number of embassies to Chinese emperor. जैसे चोला किंग जो था, राज राजा वन, he sent a naval expedition against Malaya and the neighboring countries to overcome their interference in the trade with China. बुद्धिस्ट स्कॉलर जो थे, they also went from India to China by the sea route. यानी कि आप देख रहे हो मेन सेंटर कौन सा बनता जा रहा है अब हमारा, चाइना. शुरू में जो इंडियन ट्रेडर्स जो थे, they settled along the coast, but gradually they shifted their network to the interior parts of the countryside too. अपने रिचुअल रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए of the Indian settlers, priests followed the traders, and in this way both Buddhist and Hindu religions they were introduced in the region. It also introduced the interaction. It also resulted in the interaction of Indian social and cultural elements with that of Southeast Asia. चाइना हो ही गया है, मले पेनिसुला की बात हो ही रही है, इंडोनेशियन आइलैंड्स की बात हो ही रही है, ठीक है. तो देख रहे हो आप कैसे कैसे पूरा ईस्ट की तरफ कल्चर जो है हमारा फैलता जा रहा है. और सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंस में जो चीज़ फैली वो फैली बुद्धिज़्म. और ऐसा नहीं था कि हिंदुज़म नहीं फैला. बाली अगर आप जानते हो लैंड ऑफ 1000 टेम्पल्स कहा जाता है उसे इंडोनेशिया के अंदर, है ना, 1000 से भी ज़्यादा मंदिर है. चाइना में भी है, चाइना में भी है, और लेकिन चाइना में प्रोमिनेंटली बुद्धिज़्म है. हिंदुज़म है, ऐसा नहीं है हिंदुज़म नहीं है, मंदिर हैं, लेकिन बहुत थोड़े से 1% से भी कम, ठीक है. इट इज़ ऑल्सो noteworthy to understand that uniqueness about this interaction was the fact that local culture जो इन कंट्रीज के थे, it was equally respected and maintained, that emerged a fine intermingling of both culture and Indian cultural aspects. मतलब वो ये कि आदान प्रदान हो रहा है कल्चर का, ये वाला पैराग्राफ आपको ये बता रहा है, ठीक है. दोनों एक दूसरे से सीख रहे थे, ईच लर्निंग फ्रॉम वन अनदर. फॉर एग्जाम्पल, संस्कृत वॉज एक्सेप्टेड एज अ लैंग्वेज ऑफ कोड एंड रिलीजन इन साउथ ईस्ट एशिया. रीजनल लैंग्वेजेस जो थी वो भी यूज़ हो रही थी इसके साथ. बड़ी सारी जो इंस्क्रिप्शंस थी वो हमें लोकल लैंग्वेज और संस्कृत के मिक्सचर में देखने को मिलती हैं. मटेरियल प्रॉस्पेरिटी जो थी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ की, इट वॉज ऑल्सो बेस्ड ऑन द इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्निक ऑफ इरीगेटेड राइस कल्टिवेशन. भारत में किस प्रकार से चावल उगता है, ये कला साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज तक फैली है ना. इसको और पढ़ते हैं हम लोग. शैलेंद्र एम्पायर एंड इंडियन कनेक्शन, इंडिया कनेक्शन. जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में देख रहे थे इसके एम्पायर को. सबसे इंपॉर्टेंट एम्पायर जो कि साउथ ईस्ट एशियन रीजन में जो फाउंड करा गया 8वीं शताब्दी में, इट वॉज शैलेंद्र एम्पायर, विच कंप्राइज ऑफ जावा, सुमात्रा, मले पेनिसुला एंड अदर पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशियन रीजन. ये एक लीडिंग नेवल पावर थे और अपनी जोग्राफिकल पोजीशन की वजह से दे कंट्रोल द ट्रेड बिटवीन चाइना एंड इंडिया एज वेल एज अदर कंट्रीज इन द वेस्ट. शैलेंद्र जो राजाओं जो थे, दे वर द फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज्म और इंडियन रूलर्स के साथ इनका क्लोज कॉन्टैक्ट था.
तो वन ऑफ द किंग्स ऑफ दिस एम्पायर ही बिल्ड अ मोनेस्ट्री एट नालंदा इन द 9th सेंचुरी, और इसकी रिक्वेस्ट पे जो पाल किंग था, देवपाल ऑफ बंगाल, उसने 5 गांव भी दे दिए थे कि हाँ तुम अपनी मोनेस्ट्री को एक्सपेंड कर लो और ज़्यादा एरियाज जो है वहाँ पर अपने पास रख के इस मोनेस्ट्री की तुम रखवाली कर लो, देखभाली कर लो, जैसा भी तुम्हें ठीक लगे, जो भी स्ट्रक्चर, जो भी तरीका तुम्हें ठीक लगे। सिमिलरली इन द 11th सेंचुरी अनदर किंग वॉज परमिटेड बाय द चोला किंग राजेंद्र वन कि वो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बिल्ड कर सके नागपट्टनम में ऑन द तमिल कोस्ट। शैलेंद्र राजाओं ने बड़े सारे ब्यूटीफुल टेम्पल्स भी बनवाए डेडिकेटेड टू बुद्धा एट बाराबोदर इन जावा, और ये एक पहाड़ी के ऊपर है एंड इट कंसिस्ट ऑफ 9 ग्रेजुअली रिसीडिंग टेरेसेस। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये रियल व्यू देखो पहले आप इसका, ये लुक एट दिस। है ना काफ़ी ग्रैंडर स्ट्रक्चर, हम्म, ठीक है। यही दिखाया मैंने अभी आपको। ये एक स्तूप भी माना जाता है ये बाराबदर जावा, और अंकोर वाट कैम्बोडिया, लैंड ऑफ, यहाँ पर भी मतलब काफ़ी सारे टेम्पल्स हैं। कैम्बोडिया, इस अंगूरवाट टेम्पल में एक महाभारत का बैटल सीन डिपिक्टेड है। उसके ऊपर ये उसी मंदिर की दीवारों पर ये रॉक वॉल कार्विंग करी गई है, ठीक है। रामायण और महाभारत दोनों है। तो बिसाइड्स बुद्धिज्म, वर्शिप ऑफ हिंदू गॉड सच एज विष्णु एंड शिवा, इट वाज आल्सो क्वाइट पॉपुलर इन साउथ ईस्ट एशिया। अभी मैंने आपको बताया ना, जैसे चाइना के अंदर तो इतना नहीं, लेकिन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में देखने को मिलती है इनकी झलक। टेम्पल्स डेडिकेटेड टू देम हैव बीन फाउंडेड वेरियस प्लेसेस, एंड यहाँ पर हमें इंडियन इन्फ्लुएंस और भारत से कैसे प्रभावित है इसकी झलक देखने को मिलती है। वन ऑफ द मोस्ट फेमस टेम्पल्स डेडिकेटेड टू विष्णु इज द अंकुरवाट टेम्पल, बिल्ड इन 12th सेंचुरी बाय सूर्यवर्मन II। ये किंग था, राजा था ऑफ कंबोडिया। इट इज सराउंडेड बाय अ मोट filled with water. It has a open गोपुरम गेटवे एंड नंबर ऑफ गैलरीज, जिसकी दीवारें जो हैं वो डेकोरेटेड हैं विद द स्कल्पचर्स बेस्ड ऑन द थीम्स ड्रॉन फ्रॉम महाभारत एंड रामायण। और पास्ट में हमारे देश की राष्ट्रपति रह चुकी प्रतिभा पाटिल यहाँ विजिट पर गई थी। ये इमेज कोई है, नीचे देखो, श्रीमती प्रतिभा पाटिल देवी सिंह लुक्स एट द वॉल कार्विंग ऑफ रामायण एंड महाभारत स्टोरीज। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से दोस्तों हमने अपना ये जो 9th चैप्टर है पूनम दयाल दहिया की बुक से उसको हमने कंप्लीट करा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और 10th चैप्टर के बारे में बात करेंगे। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। चैप्टर हमारा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।